प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इन इंफ्रारेड रीजन। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इन इंफ्रारेड रीजन। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चंस इसमें बनते ना, पहले वो नोट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्कस द वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इन इंफ्रारेड रीजन, सिंपल बात। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर explain the vibration spectra of a diatomic molecule. Explain the vibration spectra of a diatomic molecule using simple harmonic oscillator model. इस तरह से क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड कोई और बात भी आपसे पूछ सकते हैं। आज का 8 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। एक बार देखते ही साथ साथ लिखते जाना, नोट्स भी बन जाएंगे। सबसे पहले हम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेंगे और उनकी उन जो एटम्स हैं उनकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो वो वाइब्रेशंस में आ जाएंगे। और फिर उसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो निकालेंगे दो तरीके से। एक तो जो सिंपल हमारी डेफिनेशन है वो, और दूसरी न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम उसको निकाल लेंगे। और इक्वेशन जो आएगी उसे हम करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से सोल्व, जिससे एनर्जी वैल्यू जाएंगी, कुछ सिलेक्शन रूल लगाएंगे और उससे हमारे पास एक वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। और फिर हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि ये परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर ना होकर के इन हार्मोनिसिटी की कुछ करेक्शंस है वो भी अप्लाई कर देंगे। और इस तरह से बहुत ही सिंपल से स्टेप में आज के हम इस आर्टिकल को पूरा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ लिखना होगा। क्या लिखेंगे? द सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ ए डाइएटॉमिक molecule in vibrational motion is the simple harmonic oscillator model। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल से हम एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन मोशन को स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। हम दो हमारे पास एटम्स हैं एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये देखिए, ये इन एटम्स के सेंटर हैं। इसका मास हम m1 मान लेते हैं और इसका मास m2 मान लें। ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल, इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, और ये है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास है। फिर अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो r मान लेते हैं। देखिए, इनको हम लिखेंगे भी बाद में, पहले आप लिख लीजिएगा। और ये देखिए, ये मीन लाइन है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, बस इनको कंसीडर कर रहे हैं। अब अगर हम इन एटम्स को डिस्प्लेस कर दें इनकी मीन पोजीशन से, किस तरह से? या तो इनको नजदीक की तरफ ले आए या इनको दूर ले जाए, तो ये अपनी इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएंगे। मान लो वो नजदीक आ गए, एक ही बात है, दोनों ही अवस्थाओं में वो डिस्प्लेस कहलाएंगे। तो देखिए, इनकी ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं r1 है और ये r2 है, यानी कि इस एटम के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस r1 है और ये r2 है। ये चीज हमने लिख दी। और यहां पर देखिए, अब क्योंकि ये अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए हैं, तो अब ये जो डिस्टेंस रह जाएगी, ये देखिए आप, तो ये है r1 डैश कह देते हैं और इसे r2 डैश कह देते हैं। बात वही है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये अंदर की तरफ इस मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो, ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। यानी कि हम इसको
ये डिस्टेंस जो है, ये जो मैं बात कर रहा था कि यहां से सेंटर ऑफ मास से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो r1 डैश है। एक ही बात हम एक को ही स्टडी करेंगे यहां पर, ये दूरी आपने देखी, या फिर इस डिस्टेंस को आप r2 डैश कह सकते हैं। अगर इनकी ये टोटल डिस्टेंस देखें यहां पर, ये डिस्प्लेस होने के बाद, तो वो है r, ये भी r ही है। हम एक को ही स्टडी करेंगे इस तरह से। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। क्या लिखोगे? कंसीडर द टू एटम्स A and B in a diatomic molecules are at distance r as shown. M1 and M2 are the masses of two atoms respectively. R1 and R2 are the distance of these atoms from center of mass. Now when these atoms are displaced from mean position, ये इनकी mean position है, displaced from the mean position, then a force comes into play. आप जानते हैं कि इस स्प्रिंग को आप खींचिए, जैसे आप खींचोगे तो आपको लगेगा अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स होता है, जो उसे वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करता है। जैसे मान लो आप इनको बाहर की तरफ खींच लोगे तो वो अंदर की तरफ लाएंगे, अंदर की तरफ कर दोगे तो वो बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। वो जो फोर्स होता है जो इनको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद इसमें डेवलप होता है, उसे रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, इसको जितना ज्यादा इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे ये उतना ही ज्यादा है। यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। वही चीज लिखेंगे, पहले में लिख लेते हैं, अदरवाइज काम ज्यादा हो जाएगा, आप भी साथ साथ लिखते रहिएगा। ये देखिए हम लिखेंगे within the atoms are displaced from mean position, a force comes into play called, उस फोर्स को क्या कहते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, called रेस्टोरिंग फोर्स। और हम जानते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स, ये डेफिनेशन हमें पहले से ही पता है कि रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे ये रेस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। किसी स्प्रिंग को खींच के देखिए, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही उसमें फोर्स पैदा होगा और वो उसे उसकी मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये जो फोर्स है ये इधर एक्ट करेगा, जब इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर करेगा? इधर। यानी कि ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करता है। आप लिख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और इसको हम माइनस के एक्स लिख लेते हैं। अब कहेंगे सर ये के क्या है? के इज द फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों। और नेगेटिव साइन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ काम करता है, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए एक बार, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, माइनस की ये एक्स कितना है हमारे इस केस में बता सकते हो? देखो ये आर है, मैं इसी की बात कर लेता हूं, ये आर है और ये पहले कितनी थी इनके बीच की दूरी? आर। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आर माइनस आर। ये देखिए लिख लीजिए यहां पर, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी called रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं फिर। और ये होता क्या है? इट इज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मीन पोजीशन। समझ गए? आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा आगे समझाता हूं। स्टेप बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले एक डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में, उसके एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया, रेस्टोरिंग फोर्स उसमें पैदा हो गया, वो ये है। और अब हम आगे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
यार बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि हमारा ये जो फोर्स है ना, रेस्टोरिंग फोर्स, इसे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो बताइए न्यूटन सेकंड लॉ बराबर ma होता है ना। तो पहले मैं इसकी बात करूं तो यहां रेस्टोरिंग फोर्स कितना हो जाएगा, m1 dr1 डैश ma, ऐसा रिलेशन होता है ना, सेकंड डिफरेंशिएशन कर दो डिस्प्लेसमेंट का, dt स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू माइनस k इंटू r माइनस r। ये मैं इस बॉडी के लिए किया है, यानी कि इस एटम के लिए। इसके लिए करेंगे तो m2 हो जाएगा वहां पर, m2 इंटू d स्क्वायर r2 डैश, ये देखिए यहां r2 डैश है, और डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू माइनस k r माइनस r। इसको इक्वेशन दे देते हैं प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन होगी हमारे पास। अच्छा, एक और डेफिनेशन जो हमने पीछे जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे वहां पर भी लिखा था, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या है। आप जानते हैं ना, m1 r1 डैश इट इज इक्वल टू m2 r2, यही तो है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, वो लगा देते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों बता दीजिए, यही मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाली को। तो बताइए m1 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r2 डैश, ये हो गई। एक और चीज जरा देखिए, ये जो r है, ये इतना r है ना, ये किसके बराबर है, r1 डैश प्लस r2 डैश के बराबर है। यानी कि मैं आप कह सकता हूं यहां पर कि ये जो r है, ये r1 डैश प्लस r2 डैश, ये r है। यहां से अगर हम r1 डैश निकालें तो ये कितना जाएगा, r माइनस r2 डैश, ये देखिए। और अगर हम यहां से r2 डैश निकालें तो ये हो जाएगा r माइनस r1 डैश, ये देखिए। तो यहां पर अगर मुझे r1 डैश की वैल्यू निकालनी है तो r2 डैश की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, अगर मुझे r2 डैश की वैल्यू निकालनी है तो r1 डैश की वैल्यू रख दीजिए। चलिए पहले मैं लिख देता हूं, ये देखिए m1 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r2 डैश ये r माइनस r1 डैश, ये देखिए। ब्रैकेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, m2 r माइनस m2 r1 डैश, इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, m1 r1 डैश प्लस m2 r1 डैश इज इक्वल टू m2 r। यहां से अब हम कॉमन ले सकते हैं r1 डैश, r1 डैश हमारे पास कॉमन आ गया है, और हम लिखे m1 प्लस m2 एंड इट इज इक्वल टू m2 r। और यहां पर अगर हम r1 डैश की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू r। ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर हम r2 डैश की वैल्यू निकालें तो यहां पर r1 डैश की वैल्यू रख दीजिए। कैसे, इसी इक्वेशन में जो हमारी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में उसी की बात कर रहा हूं, m1 r1 डैश और ये है r1 डैश, r माइनस r2 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू r2 डैश। कुछ नहीं, जहां r1 डैश था वहां पर मैंने ये वाली वैल्यू, इसको थोड़ा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ऐसे ही हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि m1 r माइनस m1 r2 डैश इट इज इक्वल टू m2 r2 डैश। अब यहां से r1, ये वाली जो नेगेटिव वाली टर्म है, इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, यानी m1 r इज इक्वल टू m1 r2 डैश प्लस m2 r2 डैश। ये टर्म राइट साइड में लेके गए हैं, ये हो गया है। अब इन दोनों में से हम r2 डैश कॉमन ले लेते हैं, हमें तो r2 डैश निकालना है, तो r2 डैश इट इज इक्वल टू m1 r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस तरह से हमारे पास r1 डैश और r2 डैश की वैल्यू आ गई है। अब ये जो वैल्यूज है ये इन इक्वेशंस में रख देंगे और हम सोल्व कर लेंगे। ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें रख देते हैं, जब हम r1 डैश की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी,
दोनों सेम रिजल्ट आएंगे। आप देखिए, हम एक कर लेते हैं, आप तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा आगे समझाता हूं। देखते हैं M1 पुट दिस वैल्यू ऑफ R1 डैश और R2 डैश दोनों ही रख के दे दिए, सेम रिजल्ट आएगा। चाहे आप R2 डैश की वैल्यू रख लीजिए तब भी वही रिजल्ट आएगा, चाहे R1 डैश की वैल्यू इक्वेशन में तब भी यही आएगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं, तो D2 स्क्वायर और यह R1 डैश के स्थान पर हम ये लिख रहे हैं, यानी कि ये है हमारे पास M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 जो कॉमन हो जाएगा, डिवाइड बाई dt स्क्वायर आप देख रहे हैं यहां पर, और R भी है यहां, एंड इट इज इक्वल टू माइनस k इंटू R माइनस R। ये देखिए ये कॉमन है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि M1 M2 ये है डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 d स्क्वायर R बाई dt स्क्वायर, एंड dt इज इक्वल टू, सब देखते रहिएगा, यहां जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ये जरूर देखें, R माइनस R, आप समझ रहे होंगे यही चीज है यहां पे। देखिए ये जो है इसको हम पहले से, इट इज द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं म्यू लिख रहा हूं, ये जो म्यू है ये किसके बराबर है, M1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। वही चीज हम यहां लिख देते हैं, म्यू d स्क्वायर R माइनस R बाई dt स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू minus k into R minus R. R is the constant and so the differentiation is 0, so we can introduce here. इन दोनों को एक साथ देखने से प्यारे बच्चों हमें यह पता चलता है कि ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसका जो मोशन है ये इक्विवेलेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ ए बॉडी हैविंग मास म्यू एंड फोर्स कांस्टेंट k। जैसे ये इसकी बात की थी, इसका मास m1 था और फोर्स कांस्टेंट k था, तो ये वाली इक्वेशन थी, वैसी तो ये है, यही चीज मैं लिख देता हूं। वी नोट दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए डायटोमिक molecule is equivalent to the simple harmonic oscillator of a single particle of mass mu and force constant k। अब प्यारे बच्चों ये जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हमने इसको पढ़ा है, इसे हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से सोल्व करेंगे। तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख करके और उसके सॉल्यूशन से इसको किस तरह से सोल्व करेंगे वो बताता हूं। दी वेव इक्वेशन फॉर simple harmonic oscillator is given by देखिए प्यारे बच्चों वो इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू बाई एच क्रॉस इंटू e माइनस वी इंटू साई एंड इट इज इक्वल टू जी। ये है वो इक्वेशन जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम लोग लिखते हैं। अच्छा, यहां पर जो V है, वेयर V इज द हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है इस तरह से। अच्छा, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन क्या होता है वो भी हमें पता है, मैं डायरेक्ट ले लेते हैं, हमें यहां इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो अपने आप में एक बड़ा आर्टिकल हो जाएगा। देखिए द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होता है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, एच क्रॉस ओमेगा इंटू म्यू प्लस हाफ, ये है सॉल्यूशन। और यहां पर ये जो म्यू है ये फ्रीक्वेंसी है, मैं लिख भी देता हूं,
वेयर म्यू की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और इन्हें हम कहते क्या है, आर कॉल्ड वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये म्यू की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 होती है, इसको याद रखना। मैं यहां लिख देता हूं, इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। E इजिकल टू एच क्रॉस ओमेगा इंटू म्यू प्लस हाफ। अब प्यारे बच्चों, ये इससे क्या होगा कि म्यू की वैल्यू चेंज करके हम डिफरेंट एनर्जी लेवल ड्रा कर लेंगे, और उनमें फिर जो ट्रांजिशंस होंगे उसके लिए हमें सिलेक्शन रूल लगाने पड़ेंगे, वो भी मैं लिख देता हूं। आप जानते हैं पिछली बार हमने रोटेशन स्पेक्ट्रा में भी वो वही स्टेप है, जिसने रोटेशनल स्पेक्ट्रा अच्छी तरीके से किया है उसके लिए तो ये बहुत आसान है। मैं तो कहूंगा कि पहले उसे देख लीजिए या फिर इसको देख करके फिर उसे तैयार कर लीजिए, दोनों क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। दोनों में से एक आपके एग्जाम में जरूर आता है 8 नंबर का। सिलेक्शंस रूल्स गवर्निंग द ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आर। बेटे ये लिख लीजिए क्या है, देखो इसमें हम जो लिखेंगे, जो सिलेक्शन रूल्स हैं हमारे पास, डेल्टा म्यू ये प्लस माइनस 1 होता है। ये देखिए जहां पर ये जो प्लस का साइन जो आएगा ना, प्लस प्लस 1, ये कोरस्पॉन्डिंग टू दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, कोरस्पॉन्डिंग टू दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और -1 जब होगा ये कोरस्पॉन्डिंग टू दी इमिशन स्पेक्ट्रा है। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमें प्रैक्टिकली यहां ऑब्जर्व होता है, मिलता है। अब फिर बच्चों हम एक और काम कर लेते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी। एनर्जी तो हमारी है, लेकिन दो लेवल्स, एक म्यू और एक म्यू प्लस 1 में कितनी आती है वो देखते हैं। कोरस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन फ्रॉम म्यू प्लस 1 टू म्यू इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले बच्चों वो बता दीजिए मेरे कितना होगा। देखिए वो डिफरेंस आ जाएगा यहां से, डेल्टा ई लिखेंगे उसको हम। देखो एच क्रॉस ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा ही, म्यू की जगह म्यू प्लस 1 लिख दीजिए, और फिर म्यू ये है ही, यानी कि म्यू प्लस 1 लिख दिया हमने, और प्लस हाफ है ही, और माइनस में एच क्रॉस ओमेगा तो रहेगा, लेकिन ये लिख देंगे म्यू प्लस हाफ, ये लिख देंगे उसके स्थान, तो म्यू के स्थान पर तो फिर यही आ जाएगा एच सच। तो ये दो लेवल्स हमारे पास, एच क्रॉस ओमेगा हमने कॉमन ले लिए हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए परिवर्तन से। एच क्रॉस ओमेगा म्यू प्लस 1 ये प्लस हाफ माइनस म्यू माइनस हाफ, ये देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये एच क्रॉस ओमेगा है। किसी भी लेवल का जो डिफरेंस जब आप निकालेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में म्यू प्लस 1 से म्यू में, तो वो एच क्रॉस ओमेगा ही आएगा, आप करके देख लीजिए। यानी ये सारे इक्वली स्पेस्ड हैं। इसे हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको शो करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, तो लिख लीजिए, देखिए टी वाइब्रेशनल लेवल आर इक्वली स्पेस्ड एंड ऑफ इक्वल एनर्जी। कैसे? ये इस टाइप का था बेटे, देखिए ये म्यू इक्वल टू 0 के लिए है, ये म्यू इक्वल टू 1 के लिए है, ये म्यू इक्वल टू 2 के लिए है, लेवल्स हैं ये अलग अलग। म्यू इक्वल टू 3 के लिए है, म्यू इक्वल टू 4 के लिए है, म्यू इक्वल टू 5 के लिए है। आप देखे हैं कि जो इनकी इंटेंसिटी आएगी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा में ए या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हो, ये एच क्रॉस ओमेगा ही आएगा। इसी तरीके से ये देख लीजिए, चाहे हाइयर से लोअर में, चाहे लोअर से हाइयर में,
दोनों ही केसेस में H क्रॉस ओमेगा इक्वली स्पेस्ड है एंड इक्वल इंटेंसिटी है। इस टाइप का ही हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वाइब्रेशन के केस में। ये देखिए, ये हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा है जो हमने कैलकुलेट किया है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। वो चीज आपने अगर प्यारे बच्चों एक कर्व और हम प्लॉट कर लें तो वो कर्व हमारा कैसा आता है, ये देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर का कर्व। इधर हम पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं और इधर हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r लेते हैं जो कि इनके बीच की डिस्टेंस है r, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये कर्व कुछ इस टाइप का आता है बेटे। ये आता है जब ये परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लेकिन एक्चुअल में इन प्रैक्टिस या प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो डायनामिक मॉलिक्यूल है ये परफेक्टली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होता। इन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से आता है। यानी कि ये जो कर्व देख रहा है ये इन हार्मोनिक ऑसिलेटर है। आप लिख भी देना यहां पे कि ये जो हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है इट डज नॉट एक्ट एज ए परफेक्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रैक्टिकली बट इट एक्ट एज ए इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसलिए हमें यहां पर इन हार्मोनिक जो करेक्शन टर्म वो भी ऐड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। आप एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। तो करेक्शन हैज टू बी applied due to inharmonicity। वो हम कुछ इस तरह से हम इसको करेंगे कि E इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा इंटू म्यू प्लस हाफ माइनस H क्रॉस ओमेगा म्यू प्लस हाफ का स्क्वायर। और ये इक्वेशन है प्यारे बच्चों। ये जो देख रहे हो ये रियल है बेटे। रियल में देखा जाए तो हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये परफेक्ट पैराबोलिक नहीं है, इस टाइप से आप देख रहे हैं। और इसके लिए ही ये करेक्शन टर्म जो है ये हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। और ये जो देख रहे हो ये इनहार्मोनिसिटी पैरामीटर है वेयर इन हार्मोनिसिटी पैरामीटर इन हार्मोनिसिटी पैरामीटर है इट इज वेरी मच लेस देन 1। इसकी वैल्यू काफी कम रहती है एंड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव रहती है। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसको थोड़ा और आपको आगे समझाता हूं। आप बेटे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना उसमें भी थोड़ी सी करेक्शन हमें करनी पड़ेगी। वो हो जाएगी kx स्क्वायर माइनस fx क्यूब। यहां प्यारे बच्चों देखिए ये जो k है ना ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, ये इट इज वेरी मच लेस देन f। और ये जो x है ये तो हम पहले से ही जानते हैं ये है r माइनस r। तो आप देख रहे हैं तो एनर्जी वैल्यूज है करेक्शन के साथ इन हार्मोनिसिटी की। और अगर हम इसे वेव नंबर की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब देखिए प्यारे बच्चों इसी चीज को हम जानते हैं वेव नंबर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होती है, v इक्वल टू h म्यू होता है और h c बाई लैम्डा। और ये जो 1 बाई लैम्डा है यही तो वेव नंबर है। तो ये देखिए यहां पर इसको कैसे लिखेंगे हम कि ये 1 बाई लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, E तो है ही, इसके नीचे HC आ जाएगा। एनर्जी की वैल्यू हम पहले से जाए और ये वेव नंबर है। और यहां हम वेव नंबर को FJ से लिख लेते हैं, हमेशा लिखते रहे हैं। और ये हो जाएगा E बाई HC। ये देखिए यही तो है FJ। यहां से
अब ये जो एनर्जी की वैल्यू करेक्शन के साथ हमने लिखी थी वो लिख दीजिए यहां पर वैल्यूज। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, इट इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा एच म्यू प्लस हाफ माइनस एच क्रॉस ओमेगा म्यू प्लस हाफ, ये स्क्वायर है यहां, स्क्वायर और एक्स ही। इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, और नीचे एच सी है उसको भी लिख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे इसमें कुछ चीजें कॉमन है, एच क्रॉस ओमेगा इसमें भी है, इसमें कॉमन ले लिया, म्यू माइनस हाफ ये भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों चीजें यहां कॉमन आ गई, तो वन माइनस यहां पर देखिए म्यू प्लस हाफ का, ये देखिए ये चीज हमने इसको रख दिया है, और नीचे एच सी है। थोड़ा सा चाहे तो आप और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे एच क्रॉस के स्थान पर तो हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन 2 पाई, ये होता ही है, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई म्यू नोट, 2 पाई म्यू नोट कर देते हैं यहां पर, और ये है ही यहां पर म्यू प्लस हाफ, यहां पर भी हम लिख देते हैं 1 माइनस म्यू प्लस हाफ का स्क्वायर एक्स, ये देखिए, और नीचे एच सी है। अब जो कटता है वो काट दो, जैसे एच से एच कैंसिल हो गया है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया है, इट इज इक्वल टू म्यू नोट बाई सी इंटू म्यू प्लस हाफ 1 माइनस म्यू प्लस हाफ का स्क्वायर और एक्स, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास वेव नंबर की फॉर्म में एनर्जी के साथ एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, और एक इक्वेशन ये आ गई। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, तो प्यारे बच्चों ये एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास आ गई, और ये वेव नंबर की फॉर्म में, और इस तरह से वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा को हमने यहां थोड़ा सा उसकी थ्योरी स्टडी कर ली है। अब जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कुछ सिलेक्शन रूल्स हैं उनको ओबे करते हैं। आप लगातार बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे आर्टिकल को लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों आप इसमें सिर्फ 2 काम कर लीजिए, आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सिलेक्शन रूल्स की बात करेंगे। सिलेक्शन रूल्स, प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से सिलेक्शन रूल्स हैं जो ट्रांजिशंस को अलाउ करते हैं। The selection rules governing the transitions are, कौन कौन से हैं वो लिखिए। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये लोग लिखते हैं, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 एंड सो। वो ट्रांजिशन प्यारे बच्चों इन सिलेक्शन रूल को ओबे करते हैं वही अलाउड है, बाकी नॉट अलाउड है। यहां पर ये भी देख लीजिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये जो डेल्टा म्यू इजिकल टू प्लस माइनस 1 है, ये मोस्ट इंटेंस जो लाइन होगी स्पेक्ट्रम में ये उसके कोरस्पॉन्डिंग है। ये मैं कह देता हूं कोरस्पॉन्ड्स टू दी मोस्ट इंटेंस लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, और ये जो डेल्टा म्यू है इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये जितनी भी जो है जो इनको ओबे कर रही हैं वो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की, इससे इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी इससे कम इंटेंसिटी होती जाएगी, इस लाइन की और कम होती वो धीरे धीरे ये बहुत कम हो जाएंगी। यानी कि आप लिख सकते हैं ये किसके कोरस्पॉन्ड से है, कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो प्यारे बच्चों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बात कर रहे थे
वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा इन इंफ्रारेड रीजन, और इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा को भी इसी तरीके से पूरा डिटेल में स्टडी किया है। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन उसको समझने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद इन दोनों ही चैनल्स की, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्यारे बच्चों, पहले से कर रखा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह से पूरी की पूरी फिजिक्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको मोटिवेट करने वाले हैं। आपके 100% एग्जाम की तैयारी करवाना, यही है हमारा मोटिव। आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, पूरा पढ़ाई की है और कमेंट्स किए हैं, मैं उन सभी का यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।